संजय और राधा की नई नई शादी हुई थी और हाल ही में उन्होंने नया घर लिया था। राधा संजय से कहती है, संजय देखो ना ये घर कितना अच्छा है। अच्छा हुआ हमने नया घर ले लिया, वो भी शहर के अंदर। अगर हम कब तक उस छोटे से गांव में रहते। अब यहाँ पर हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ राधा, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ आते वक्त मुझे इस मोहल्ले में ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। लगता है यहाँ आसपास कम ही लोग रहते हैं। हाँ, दिखा तो मुझे भी कोई नहीं था, पर हाँ शाम के समय बगल वाले घर की लाइट चल रही थी। शायद वहाँ कोई रहता है। हम कल ही जाकर उनसे मिलेंगे और उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पर पहले सो जाते हैं, सुबह उठकर पूरा घर भी तो सेट करना है। अगले दिन सुबह सुबह राधा घर की साफ सफाई में जुट जाती है और संजय भी उसकी मदद करने लगता है कि तभी उनके घर की घंटी बजती है। अरे, अब इस वक्त कौन आया, वो भी इस नए घर में? अजी आप जाकर देखो, मैं ये काम खत्म करती हूँ। हाँ ठीक है, रुको मैं जाकर देखता हूँ कि कौन आया। जरूर दूध वाला होगा। संजय दरवाजा खोल देता है और देखता है कि बाहर एक औरत खड़ी थी। वो दिखने में काफी दुबली पतली और बीमार सी लग रही थी। जी नमस्ते, मेरा नाम जया है। मैं ना आपके बगल वाले घर में रहती हूँ। मैंने देखा कि आप यहाँ नए नए आए हैं तो हम आपसे मिलने के लिए चले आए। पर आप तो अकेली हैं। खैर, अंदर आइए। संजय जया को अंदर बुला लेता है। अच्छा, तो आप ही रहती हैं बगल वाले घर में? मैंने देखा था कल शाम को आपके घर की लाइट चल रही थी। वैसे क्या आप जूस पीना चाहेंगी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए आई थी ताकि हम आपको और आप मेरे परिवार को अच्छे से जान लें। वो क्या है ना, यहाँ इस मोहल्ले में वैसे भी ज्यादा लोग नहीं रहते ना, इसलिए आपको कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक हमें बोलिएगा। जी जी, जरूर जरूर। तो वैसे आपके परिवार में बस आप अकेली ही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरे अलावा कोई और भी बचा है और मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर कहीं बाद में अचानक से आपने उसे देखा तो शायद आप डर जाएं, इसलिए। अरे भला हम क्यों डरेंगे? कोई कुत्ता वगैरह है क्या? मुझे तो कुत्तों से डर नहीं लगता, बस राधा से लगता है। नहीं नहीं, कुत्ता नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है वो। रुकिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ, वो बाहर ही है। बस आप घबराना मत। जया घर के दरवाजे तक जाती है और किसी से बातें करने लगती है। आओ तुम अंदर आओ, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ। जया फिर जिसे घर के अंदर लेकर आती है, उसे देखकर संजय और राधा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, चुड़ैल! जया एक चुड़ैल को अंदर लेकर आती है जिसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी को जया ने अपने हाथ से पकड़ रखा था। अरे आप चिल्लाइए मत और घबराइए तो बिल्कुल भी मत। ये बस एक चुड़ैल है और ये मेरी पालतू है। ये मेरे घर के तहखाने में रहती है। ये आपको कुछ भी नहीं करेगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये चुड़ैल है, चुड़ैल, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं जो तुम इसको पालतू बनाकर घर में रखोगी। जल्दी भगाओ इसे यहाँ से। संजय, संजय कुछ करो। अरे आप बेमतलब में डर रही हैं। देखिए ना मेरी चुड़ैल को, ये कितनी मासूम है और इसे कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसे सिर्फ आपसे दोस्ती करनी है। मेरी प्यारी चुड़ैल, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जाकर इनसे दोस्ती करो और इन्हें बताओ कि तुम बुरी नहीं हो। अरे अरे नहीं, छोड़ना मत उसे। राधा, मुझे लग रहा है ये औरत पागल है। जल्दी जल्दी भगाओ यहाँ से इसे, इससे पहले कि ये औरत इस चुड़ैल को हम पर छोड़ दे। इतने में वो चुड़ैल जोर जोर से डरावनी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर संजय राधा का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जल्दी से घर से भाग जाता है। हे भगवान, ये लोग तो डर कर भाग गए। कोई बात नहीं, शाम को फिर से इनसे मिलने आएंगे, तुम चिंता मत करो। जया इतना कहकर चुड़ैल को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। थोड़ी दूर भागकर जाने के बाद राधा और संजय थक कर रुक जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। लगता है वो हमारे पीछे नहीं आई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये अचानक से हुआ क्या। फूह, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? हम घर कैसे जाएंगे? और वो औरत भला थी कौन? चलो एक काम करते हैं, उस मोहल्ले के आसपास जिस भी घर में कोई रहता होगा उससे जाकर पता लगाते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। हाँ ठीक है, चलो। संजय और राधा ढूंढने लगते हैं, पर उस मोहल्ले में उन्हें एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ कोई रहता हो। आखिरकार अपने मोहल्ले के थोड़ा बाहर निकलने के बाद उन्हें एक घर मिल ही जाता है। वो घर दिखने में काफी टूटा फूटा सा था और उसकी हालत वाकई में खराब थी। चलो यहाँ चलकर पूछते हैं, मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई रहता होगा। पर यह घर तो उस पड़ोस वाले घर से भी ज्यादा डरावना और मनहूस दिखाई पड़ता है। कहीं यहाँ भी कोई चुड़ैल हुई तो? वो तो अंदर जाकर पता चलेगा ना संजय, चलो अंदर चले। राधा और संजय दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि तभी एक बूढ़ी औरत अंदर से बाहर निकल कर आती है। बूढ़ी औरत उनसे पूछती है, क्या चाहिए तुम दोनों को? क्यों आए हो यहाँ? वो हम आपसे पूछने आए हैं। हमने इस मोहल्ले में एक घर लिया है, पर इस मोहल्ले में कोई भी और नहीं रहता है और हमारे घर के बगल में जो घर है वहाँ पर एक चुड़ैल है। हाँ चुड़ैल, पर आपको कैसे पता? मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं आपको चुड़ैल का बताऊंगी तो आप हमारा विश्वास नहीं करेंगी, पर आपको भी सब पता है। हाँ मुझे सब पता है। उस घर में जो औरत रहती है वो क्या
आपकी बेटी? वो औरत जया आपकी बेटी है? तो कहीं आप भी तो उससे मिली हुई नहीं है? नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। चुड़ैल के डर से पूरा मोहल्ला भाग गया, पर मैं अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती थी, इसलिए मैं इस घर में रहने लगी। अरे पर चुड़ैल का आखिर चक्कर है क्या? और आपकी बेटी यानी कि उस जया को ये क्यों लगता है कि चुड़ैल उसकी पालतू है? करीब 2 महीने पहले मैंने और मेरी बेटी ने इस मोहल्ले में घर लिया था। मेरी बेटी की नई नई नौकरी लगी थी और हम बहुत खुश थे। उस समय इस मोहल्ले में भी काफी लोग रहते थे, पर हमें नहीं पता था कि हमारे घर के तहखाने में सालों से एक चुड़ैल कैद थी। जया ने गलती से उस तहखाने का दरवाजा खोल दिया, जिससे चुड़ैल ने मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया। चुड़ैल ने उसको ये यकीन दिला दिया कि वो उसकी पालतू है। सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझे ही मारने की कोशिश की थी, पर मैं भागकर यहाँ आ गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो चुड़ैल जया से कहती कि उसे खाने के लिए इंसान चाहिए, और जया पड़ोसियों के घर जाकर उन्हें किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाती थी, और फिर वो चुड़ैल उन्हें मारकर खा जाती थी। इसी डर से सब मोहल्ले वाले भाग गए। तुम लोग भाग्यशाली हो जो बच गए। अब जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। पर आपकी बेटी का क्या? अगर उस चुड़ैल को ज्यादा दिन तक इंसान नहीं मिले तो शायद वो आपकी बेटी को ही मार कर खा जाए। अरे पर उससे हमें क्या, राधा? हमें इस जगह से बहुत दूर चले जाना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो संजय? हमने इतनी मुश्किलों बाद ये घर लिया था, अब तुम कह रहे हो कि किसी चुड़ैल के डर से हम दूर भाग जाए? नहीं, मैं अपनी बहन को अभी फोन करती हूँ। वो हमारे खानदानी पंडित से पूछेगी, उनके पास जरूर कोई तरीका होगा इस चुड़ैल को भगाने का। अगर तुम लोग मेरी बेटी को बचा लो तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। आप चिंता मत करिए माँ जी, हम लोग आपकी बेटी को वापस लेकर आएंगे। राधा अपनी बहन को फोन करके सब बता देती है और थोड़ी ही देर में राधा के घर के खानदानी पंडित जी वहां आ जाते हैं। संजय और राधा साथ में कहते हैं, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। तो बताओ, कहाँ है वो चुड़ैल जिसने इतने लोगों को परेशान कर रखा है? पंडित जी, वो हमारे घर के बगल वाले घर में। आइए, मैं और राधा आपको वहां लेकर चलते हैं। संजय और राधा पंडित जी को अपने पड़ोस के घर तक लेकर जाते हैं। देखिए पंडित जी, यही वो घर है। इसी घर में वो चुड़ैल रहती है। ठीक है, चलो मेरे साथ अंदर, और मैं तुम दोनों को ये 2 जादुई डंडे दे रहा हूँ। जैसे ही चुड़ैल दिखे तुम उसे इन डंडे से मारने लगना, और तब तक मैं उस पर ये भभूत डाल दूंगा, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, लाइए वो डंडे। पंडित जी राधा और संजय को वो डंडे दे देते हैं और तीनों घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाते हैं। थोड़ी ही देर में जया दरवाजा खोलती है। अरे आप लोग, मुझे माफ करिएगा, दिन में मैंने आप दोनों को डरा दिया। मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, सिर्फ आपको मेरी पालतू चुड़ैल से मिलवाना चाहती थी। वैसे ये पंडित जी कौन है? वो ये हमारे दोस्त हैं, और हमें भी काफी बुरा लगा बाद में कि हम ऐसे डर कर भागे। आपकी चुड़ैल को कितना बुरा लगा होगा ना, इसीलिए हम उससे मिलने आए हैं। कहाँ है वो? ओह ऐसा, आइए ना, फिर अंदर आइए ना। चुड़ैल अपने तहखाने में आराम कर रही है, आप वहां जाकर उससे मिल सकते हैं। चलिए मैं ले चलती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। जया पंडित जी राधा और संजय को तहखाने तक लेकर जाती है। उस तहखाने में काफी अंधेरा था और वो तीनों वहां पहुंचते हैं तब चुड़ैल एक बिल्ली को मारकर खा रही थी। राधा, संजय और पंडित जी को जया के साथ देखकर चुड़ैल डरावनी हंसी हंसने लगती है। बड़े दिन बाद इतने इंसानों को एक साथ देखा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। मुझे तुम सबको खाना है, सबको। जया पीछे से तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। तुम सब घबराना मत, बस थोड़ी देर और, फिर तुम सब लोग इस चुड़ैल के पेट में होगे। राधा, तुम इस जया को पकड़ कर रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हमें चुड़ैल को मारने देगी। तब तक मैं और पंडित जी इस चुड़ैल को खत्म करते हैं। क्या? चुड़ैल को खत्म? ये सब तुम क्या कह रहे हो? रुको, मैं समझाती हूँ। इतना कहकर राधा जया को कसकर पकड़ लेती है और संजय चुड़ैल को जादुई डंडे से जोर जोर से मारने लगता है। आ बचाओ, जया मुझे बचाओ। जया बहुत कोशिश करती है पर फिर भी राधा उसे नहीं छोड़ती। इतने में पंडित जी भभूत को चुड़ैल पर डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। चुड़ैल के जलते ही जया बेहोश हो जाती है। राधा और संजय उसे लेकर बाहर आते हैं और जया की माँ भी वहां आ जाती है। उठो बेटा उठो, अब वो चुड़ैल मर चुकी है, उठ जाओ। जया को होश आ जाता है और वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी याद नहीं। आखिरी बात मुझे यही याद है कि जब मैंने तहखाने का दरवाजा खोला था तब उस चुड़ैल ने मुझे वश में कर लिया था, बस। कोई बात नहीं बेटा, वो अब जा चुकी है। अब हम फिर से खुशी खुशी रह सकते हैं। पंडित जी चले जाते हैं और एक गांव में एक बहुत बड़ा घर था।
उस घर में आत्माओं का वास था, इसलिए उस घर में न कोई रहता था। उस गांव में एक सेठ रहने आता है। अरे सरपंच जी, कोई बढ़िया घर हो तो बताना, मैं ले लूं। अरे वाह वाह, ये तो अच्छा मुर्गा फंसा है। इसको वो भूतों वाला घर ही दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ नया है, इसे क्या पता इस घर की कहानी के बारे में। हाँ भाई, क्यों नहीं। एक घर बहुत ही अच्छा है और खुला खुला भी है, पर थोड़ी कीमत ज्यादा है उसकी, क्योंकि गांव का सबसे बड़ा घर वही है। अरे घर बढ़िया होना चाहिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। सरपंच उसे वही भूतिया घर दिखाने चल देता है। ये देखो भाई, यही है वो घर। सेठ उस घर के अंदर जाकर देखता है और उसे वो घर बहुत ही पसंद आता है और वो सरपंच को मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लेता है। आधी रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और सेठ और उसकी पत्नी डर के मारे उठ जाते हैं। अजी, कौन है? कौन है? कौन है? अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है, इसलिए हवाएं चल रही हैं, और कुछ नहीं। नहीं, कौन हो तुम? अजी देखिए, वो पंखे से किसी की लाश लटक रही है। अरे मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। सो जाओ, नया घर है तो तुम्हें वहम हो रहा है। इतना बोलकर सेठ सो जाता है, लेकिन विमला को सारी रात नींद नहीं आती और वो डरी सहमी बैठी रहती है। अगली सुबह। अरे बहन जी नमस्ते, आप कल ही यहाँ रहने आए हो ना? आप तो बड़े बहादुर निकले जो ये घर खरीद लिया। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी सरपंच वहाँ से गुजर रहा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये घर बहुत बड़ा और महंगा है ना, इसलिए ये ऐसा कह रही हैं। अरे ये कौन रो रहा है? अजी उठिए, उठिए ना, उठिए। देखिए ये कैसी अजीब सी रोने की आवाजें आ रही हैं। पक्का इस घर में कुछ है। अरे यार, तुम्हें कोई काम तो है नहीं, पूरा दिन खुद तो सो लेती हो और रात में तुम्हें तुम्हारी सहेलियां दिखाई देने लगती हैं। मैं तो थका हारा होता हूँ, मुझे तो सोने दिया करो। नहीं जी, वो देखो, पंखे से औरत की लाश लटकी हुई है। आओ, आओ मेरे पास आओ, तुम मेरे घर में रहने कैसे आ गए? विमला बहुत डर जाती है। तूने मेरा घर कैसे खरीद लिया? ये सिर्फ मेरा घर है, चला जा यहाँ से। अरे ये क्या है? तुम कौन हो भाई? ये मेरा घर है, मैंने इसको मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा है। चला जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं डरता, तुम हो कौन? इतना बोलते ही उस आदमी और औरत के पूरे परिवार वालों की लाशें भी सेठ और विमला को रस्सी से लटकते हुए दिखाई देने लगती है और वो उनके बिस्तर के चारों तरफ लटक रहे होते हैं। वो लाशें लटकती हुई बहुत ही डरावनी लग रही होती हैं। सेठ और विमला उन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं। भाई, तुम इतने सारे भूत कहाँ से आ गए हो? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे तो सरपंच ने ये घर बेचा है, मुझे छोड़ दो। वो सरपंच ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है, उसी की बातों में आकर ही मेरा पूरा परिवार मर गया। वो हमें मारकर हमारा घर हड़पना चाहता था, लेकिन हम किसी को भी इस घर में रहने नहीं देंगे। कल सुबह होते ही यहाँ नजर मत आना, समझ गए? फिर सुबह हो जाती है। अजी, उस सरपंच के बच्चे को बुलाओ, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है इस घर में? नहीं नहीं, वो हमें कभी सच नहीं बताएगा। अजी, वो साथ वाली कविता है ना, वो मुझे उस दिन कुछ बताने वाली थी, सेठ ने रोक दिया उसे। तो चलो उसी से सारा सच जानते हैं, चलो। फिर दोनों कविता के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं।
वो सरपंच के डर से उन्हें टालने की कोशिश करती है। कविता बहन, हम मुसीबत में हैं। तुम ही हो जो हमें सारा सच बता सकती हो। हमारी मदद करो। ठीक है, लेकिन सरपंच को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें उन आत्माओं का सच बताया है। कविता उन्हें पूरी कहानी बताती है। उस घर में सुरेश अपनी पत्नी, माता पिता और 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन वो बहुत ही अंधविश्वासी। एक दिन, अरे सरपंच जी, कम पैसे में अब गुजारा नहीं होता। काश कोई उपाय होता जिससे मैं अमीर हो जाऊं। उपाय तो है। मेरे पहचान के एक बाबा जी हैं। उन्हीं के उपायों को मान कर मैं इस गांव का सरपंच बना हूँ। वाह, फिर तो मुझे भी मिलवाओ उनसे। चलो ठीक है फिर। आओ बेटा आओ, मुझे सरपंच जी ने सब बताया। मेरे पास तुम्हारे अमीर होने का उपाय है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। तुमसे नहीं होगा। नहीं बाबा जी, आप बताओ, मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है तो सुनो, तुम्हें अपने सब परिवार वालों के साथ ये उपाय करना है। तुम सबके मुंह को कपड़े से ढक लेना और रस्सियां बांधकर खुद को फांसी लगा लेना और भगवान का नाम लेते रहना। डरो नहीं, तुम मरोगे नहीं। कुछ ही देर में तुम्हारी रस्सियां खुद ही जल जाएंगी और फिर अगले ही दिन से तुम अमीर होने लगोगे। क्या हुआ, डर गए? नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन बाबा सरपंच सुरेश के घर आते हैं और सुरेश बाबा के बताए हुए उपाय के अनुसार ही काम करता है और सब खुद को ही फांसी लगा लेते हैं। फांसी लगते ही सब 6 के 6 परिवार वाले तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये है पूरा सच। तभी से उन 6 के 6 परिवार वालों की आत्मा उस घर में रहती है और उनके मरने के बाद सरपंच ने और उस बाबा ने उनके घर पे कब्जा कर लिया था। डर के मारे कोई गांव वाला सरपंच के खिलाफ नहीं बोलता। और फिर सेठ और विमला अपने घर वापस आ जाते हैं और रात होते ही वो सब लाशें फिर से उन्हें दिखने लगती हैं। तुम अब तक गए नहीं यहाँ से। सेठ, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इनको कच्चा ही चबा जाते हैं। वैसे भी बहुत दिनों बाद इस घर में कोई रहने आए हैं। हाँ हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो, इसको ही खाना है। अरे मर गई रे भाई, हमें मत मारो। हम तुम्हारा सच नहीं जानते थे, लेकिन अब हम सब जान चुके हैं। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। सरपंच ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धोखे से मरवा डाला। उसने मेरे साथ भी धोखा किया और ये घर मुझे बेच दिया। बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? उस सरपंच का नाम मत ले। एक बार वो मेरे सामने तो आए, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पर इस घर में कोई नहीं रहेगा। जा यहाँ से। भूत भाई, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अब आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पर हमें इस घर से मत निकालो। हमने पूरे जीवन की जमा पूंजी इस घर में लगा दी है। हम कहाँ जाएंगे अब? ठीक है, उस बाबा और सरपंच को यहाँ लेकर आओ। फिर सेठ और उसकी पत्नी ऐसा ही करते हैं। सरपंच जी, मैं अपने नए घर में पूजा कराना चाहता हूँ। आप किसी बाबा को जानते हैं? मैं अच्छी दक्षिणा दूंगा उन्हें। और उनके घर में आते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं और सुरेश और उसका पूरा परिवार भूत बना हुआ बाबा के सामने प्रकट हो जाता है और बाबा और सरपंच को चारों ओर से घेर लेता है। बाबा, पहचाना? सुरेश बाबा की गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। अरे मर गया रे, अरे छोड़ दे मुझे। इस सरपंच ने ये प्लान बनाया था, झूठा बाबा बनाया था मुझे। मैं कोई बाबा नहीं हूँ।
अरे बुड्ढे, क्यों झूठ बोल रहा है मरने के टाइम पे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सुरेश, मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। फिर सुरेश का भूत बाबा और सरपंच को गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक देते हैं और उन्हें मार देते हैं। सुरेश भूत जी, हमें मत मारना, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, डरो मत, तुमने तो मेरी मदद की है। तुम इसी घर में आराम से रहना। मेरा परिवार मेरे लालच और अंधविश्वास की वजह से मारा गया, पर अब इन दोनों दुष्टों को मारकर हम भी मुक्त हो गए। इतना बोलकर सुरेश के परिवार को मुक्ति मिल जाती है और सेठ और विमला खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। हाय दोस्तों, अभी हम भूत वाला कार्टून देख रहे थे। अगर इस वीडियो में से आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। सुबह का समय था। राधा रोज की तरह कुएं पर पानी भरने के लिए आज भी सबसे पहले पहुंच जाती है। जल्दी आने का, चलो कुछ तो फायदा हुआ। आज मुझे पानी भरने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आज तो मैं सबसे पहले पानी भर कर लाऊंगी और इससे पहले कि कोई और आ जाए कुएं पर पानी भरने, मुझे अपने मटके जल्दी से भर लेने चाहिए। राधा जैसे ही कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी फेंकती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस कुएं में गिर गई हूँ। अरे कोई तो बचाओ, मेरी आवाज किसी को सुनाई दे रही है क्या? अगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो मैं इस कुएं में डूबकर मर जाऊंगी। राधा की आवाज सुनकर गांव का एक लड़का गोपी दौड़ता हुआ कुएं के पास आता है और राधा को कुएं के अंदर गिरा देख हैरान रह जाता है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी कुएं से बाहर निकालता हूँ। गोपी कुएं की रस्सी की सहायता से ही राधा को कुएं से बाहर निकाल लेता है। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं आज इस कुएं में डूबकर मर ही गई होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया भी बोलती हो और शुक्रिया भी करती हो। अच्छा, अब सब छोड़ो और जल्दी घर जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा ठीक है, पर जाते जाते अपना नाम तो मुझे बता दो। मेरा नाम गोपी है। और मेरा नाम राधा। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी। एक दिन राधा खेतों में अपने बाबा को खाना देने के लिए जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात फिर से गोपी से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कल भाई दूज है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भाई है नहीं। भैया, क्या मैं कल तुम्हारे साथ भाई दूज मना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल हम दोनों साथ में मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। राधा खुशी के मारे गोपी के सीने से लग जाती है, पर गांव की कुछ महिलाओं की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। हाय राम, देखो तो उस कांता की बेटी को, कैसे किसी अनजान लड़के से चिपकी पड़ी है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे तो बल्कि ये लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच कुछ हो सकता है दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तभी ये राधा रोज जल्दी उठकर पानी भरने के बहाने से इस लड़के से मिलने आती थी। ये ठीक नहीं हो रहा, ये दोनों तो हमारी बेटियों को भी बिगाड़ देंगे। इन्हें देखकर कल हमारी बेटियां भी ऐसे करने लगी तो इन दोनों के बारे में हमें सरपंच जी को बताना चाहिए। चलो जल्दी चलो। सभी महिलाएं सरपंच को ये बताती हैं कि राधा गांव का माहौल खराब कर रही है और वो गांव के एक लड़के से प्यार करती है और उससे चुपके चुपके मिलने भी जाती है। अगर तुम सब ये सच बोल रहे हो तो मैं पूरे गांव के सामने उन दोनों को दंडित करूंगा। ऐसा दंडित करूंगा कि पूरा का पूरा गांव देखता रह जाएगा। सरपंच अपने नौकरों को बोलकर गोपी और राधा को पकड़कर गांव के सामने लाने को बोलता है। हमें यहाँ ऐसे बंदी बनाकर क्यों लाया गया है, कोई बताएगा जरा? हमें छोड़ो और जाने दो। हमने कोई गुनाह नहीं किया जो तुम लोग हमें ऐसे यहाँ लेकर आए हो। अभी थोड़ी देर में तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। तभी राधा के माँ बाबा भी वहाँ रोते हुए आ जाते हैं। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, फिर उसे क्यों बंदी बनाया हुआ है, उसे छोड़ दो। तभी सरपंच वहां आ जाता है और पूरे गांव को ये बताता है कि राधा और गोपी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और चुपके चुपके मिलते भी हैं।
राधा और गोपी बहुत कोशिश करते हैं सच्चाई बताने की कि वो एक गलत फहमी में है। वो दोनों तो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। गांव में बहुत शोर शराबा होता है और दोनों को गांव के बीच में बने एक पेड़ से बांध दिया जाता है, तब तक जब तक कि उन दोनों की भूख प्यास से जान न निकल जाए। भूख प्यास के कारण आखिरकार उन दोनों की मौत हो जाती है। गांव वालों, देख लो इन्हें ध्यान से। अगर आज के बाद इस गांव में फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें भी ऐसी ही सजा मिलेगी। जग्गू, राणा, इन दोनों की लाशों को जंगल में फेंकाओ, बाकी का काम जंगली जानवर कर देंगे। पूरा गांव मिलकर भी राधा और गोपी को नहीं बचा सका। वो सब तो बस तमाशा देखने में लगे थे। राधा और गोपी मर तो गए थे, पर उन दोनों की आत्माएं नहीं। जंगल में राधा और गोपी के शरीर से आत्माएं निकलकर बाहर आ जाती हैं और दोनों चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं। भैया, भैया, ये क्या हो गया? हम मर चुके हैं। वो देखो, वहाँ सामने हमारी लाशें पड़ी है। हाँ बहन, और ये भी पता है कि हम खुद नहीं मरे, हमें मारा गया है। पर सबसे ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे मरने का है। अरे, अगर सजा देनी ही थी तो मुझे देते, मुझे मारते, पर तुम्हें ये सजा क्यों मिली? हमने जब कुछ गलत ही नहीं किया तो सजा कैसी? हम दोनों का सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, पर इन लोगों ने उसे गलत नाम देकर इस भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, बदला तो लेकर रहूंगी। उसके बाद गांव में जब भी कोई त्योहार होता या शादी ब्याह, चुड़ैल उसे बर्बाद कर देती। आज गांव के पंडित की बेटी की शादी है। बारात गांव से कुछ दूरी पर ही होगी कि तभी भूत और चुड़ैल उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल भाइयों, आगे एक चुड़ैल खड़ी है, हमारा रास्ता रोके। बहुत गुस्से में भी दिखती है, लगता है हमें खा जाएगी। अगर जान बचानी है अपनी तो यहाँ से वापस लौट। चलो सब, फिर जल्दी चलो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, अभी चलो। जैसे ही सभी बाराती पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ भूत खड़ा होता है उनका रास्ता रोके। मर गए, आगे चुड़ैल है और पीछे भूत। अब हम कैसे निकलें यहाँ से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में कदम रखने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गांव में खुशियाँ कदम नहीं रखती? फिर ये बैंड बाजा क्यों? देखो, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर हमें पता ही होता तो हम इस गांव की लड़की को कभी पसंद नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें जाने दो। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती है और सभी बारातियों को वहां से भगा देती है। इसकी खबर गांव में सभी को पता चल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी की बारात क्या अब कभी नहीं आएगी इस गांव में? क्या उसकी शादी नहीं होगी? पंडित जी, हिम्मत से काम लो। और आप ऐसा काहे सोच रहे हो? हैं? ये सब उस चुड़ैल और भूत का किया हुआ है। उन दोनों ने ही बारात को गांव से भगा दिया। महीनों से इस गांव में खुशहाली नहीं आई। जब भी कोई खुशी मनाता है वो चुड़ैल उसे दुख में बदल देती है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर अपने परिवार को सुरक्षित देखना है तो चुपचाप घर में बैठे रहो। जो भी खुशी मनानी है घर के अंदर छुपकर बस। गांव के लोग अपनी अपनी सही गलत सुनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल और भूत पहुंच जाते हैं सरपंच के घर। सरपंच, सच बता, घर के अंदर चुपके चुपके ये दिए किसके लिए जलाए जा रहे हैं? बता, नहीं तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। वो शहर से आज मेरा बेटा आ रहा है। बस उसी के आने की खुशी में वो बस आने ही वाला होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम उसे कोई नुकसान मत पहुँचाना। तभी अंदर से सरपंच की बेटी मनोरमा आ जाती है। मेरे पिताजी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें मार रही हो? उनकी गर्दन छोड़ दो। तभी बाहर से सरपंच के बेटे सागर की आवाज आती है। पिताजी, मनोरमा, तुम सब कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। लो, आ गया तुम्हारा बेटा सरपंच। मैं अभी जा रही हूँ, पर कल जरूर आऊंगी। तीनों को एक साथ मारने में बहुत खुशी होगी। चुड़ैल और भूत पीछे वाले रास्ते से बाहर ही निकले होंगे कि मनोरमा दौड़कर अपने भैया के गले लग जाती है। भैया, भैया, आप आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं आता कैसे नहीं? भाई दूज आने वाला है, हम साथ में ये त्योहार मनाते हैं ना। चुड़ैल मनोरमा और सागर की बातें सुन लेती है। वो दौड़कर वापस आती है और दोनों को गांव के बीचों बीच खींच कर ले जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? उन्हें छोड़ दो।
नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन दोनों ने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो वो मासूम है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भैया इन दोनों को उस पेड़ से बांध दो जिस पेड़ से हमें बांधा गया था एक दिन। भूत की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल अब क्या करने जा रही है। शोर सुनकर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों देखो, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इन दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। अरे अरे, ये तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों तो भाई बहन हैं। इतना गंदा लांछन मत लगाओ मेरे बच्चों पर। राधा, छोड़ दो उन्हें, जाने दो। हमारे साथ जो हुआ वो शायद हमारी किस्मत में था। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चलते हैं। मेरा कोई भाई नहीं था, मैंने तो बस तुम्हें अपना भाई ही माना था। भले ही हमारा रिश्ता खून का नहीं था, पर इन गांव वालों की गंदी सोच ने इस रिश्ते को कितना घिनौना नाम दिया। जी, घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पर। जब भूत और चुड़ैल आपस में बातें कर रहे थे तो गांव के सभी लोगों को समझ आ गया कि वो चुड़ैल राधा और भूत गोपी है। मुक्ति न मिलने की वजह से वो दोनों इस रूप में भटक रहे थे। तभी राधा की माँ चुड़ैल के पास जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। माँ, तुमने मुझे पहचाना, मैं राधा हूँ, तुम्हारी राधा। ये दुनिया बहुत बुरी है, अच्छा हुआ जो मैं मर गई, पर मरने के बाद भी पता नहीं मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं हाथ जोड़कर तुम सबसे प्रार्थना करती हूँ, और सरपंच जी आपसे भी, अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बेटी के पैर पकड़कर उससे माफी मांगो। पूरा गांव और सरपंच चुड़ैल और भूत से माफी मांगते हैं। चुड़ैल शांत हो जाती है और सबको माफ भी कर देती है। मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी माँ। ये गोपी जिसे मैंने भाई माना था, उसके साथ भाई दूज नहीं मना सकी। आज फिर से वही भाई दूज का दिन है। मैं अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहती हूँ। सागर खुद अपने हाथों से तिलक की थाली सजा कर लाता है और चुड़ैल को देते हुए बोलता है, आज के बाद तुम्हारा एक नहीं, दो भाई हैं। हाँ, मुझे भी तिलक करो। आज से हम दोनों तुम्हारे भाई हैं, और भगवान से मैं विनती करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे तुम जैसी बहन मिले। चुड़ैल आंखों में आंसू लिए खुशी खुशी अपना भाई दूज का त्योहार मनाती। तो हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए पर बने हैं। तब तक के लिए